न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात शुरू हुई थी। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड से पहले भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया। एक बार इसको रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो आ जाए हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली ये एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। इस पॉलीमर का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, राइट। उनमें से जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से नंबर 1 जो है दैट इज़ शुगर मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल इज phosphoric acid and third one is nitrogenous bases, right। ये 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मिलके जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ही मोनोमर बनाते हैं। दिस मोनोमर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब इस मोनोमर के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एक है न्यूक्लियोटाइड और एक हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में एक डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है कि आप इसमें सिर्फ शुगर, अगर इस मॉलिक्यूल में शुगर प्रेजेंट है प्लस इसमें नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है तो इसको फिर हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और अगर इसके साथ फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए फिर ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जो है ये बेस है न्यूक्लिक एसिड का, राइट। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। एक तो इसका हम थ्योरेटिकली इसके ऊपर बात करते हैं कि एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजीनियस बेस है एंड इसके अलावा फास्फोरिक एसिड है। ये तो हम थ्योरेटिकली बात करते हैं। एक्चुअली ये किस तरह है बायोकेमिस्ट्री इसकी अगर हम देखें तो एक शुगर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल दिस इज शुगर मॉलिक्यूल एंड शुगर मॉलिक्यूल इज ऑफ कौन सा टाइप है शुगर मॉलिक्यूल का? पेंटोज टाइप है, राइट। राइबोज है और इसको अगर हम देखें इट इज पेंटोज शुगर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेंटोज शुगर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन नंबर 5, राइट। अब इसका ये जो पेंटोज शुगर है, आगे हम फिर से देखेंगे कि राइबोज की कितने टाइप्स हैं। एक हमारे पास राइबोज है और एक डीऑक्सी राइबोज है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर देखें और फिर इस स्ट्रक्चर में बेसिकली ये शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ किस तरह बॉन्ड बनाता है एंड आफ्टर दैट ये फास्फोरिक के साथ किस तरह बॉन्ड बनाता है, इसको अगर आप पहले देखें तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 5 के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच हो जाता है। नाइट्रोजीनियस बेस के ऊपर भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है। नाइट्रोजीनियस बेसिस के 2 मेन क्लासेस हैं, एक है प्यूरीन और एक है पायरिमिडीन, राइट। एक है प्यूरीन और एक है पायरिमिडीन। अगर हम प्यूरीन को देखें फर्स्ट तो प्यूरीन में वो नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो डबल रिंग्ड है, जिसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो डबल रिंग्ड है। एंड प्यूरीन को, पायरिमिडीन को अगर हम देखें ये वो नाइट्रोजीनियस बेसिस है जिसका स्ट्रक्चर सिंगल रिंग हो, राइट। तो यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वो कुछ इस तरह है। ये जो है यहाँ पे 2 रिंग्स आप देख रहे हैं, एक रिंग हमारे पास ये है और दूसरा रिंग ये है। ये इस तरह के जब रिंग्स पाए जाते हैं जिस मॉलिक्यूल में, जिस नाइट्रोजीनियस बेस में, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे प्यूरीन। बाद में फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से डिफरेंसेस है। एक में फंक्शनल ग्रुप्स
फिर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, सॉरी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और इधर जो है वो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। एंड सेकेंड केस यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंसेस है। अब ये दो जो प्यूरीन है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका दोनों का जो कॉमन रिंग है, कॉमन स्ट्रक्चर है, वो डबल रिंग है। और वो दो कौन कौन से हैं? एक है एडिनिन और एक है गुआनिन। एक है एडिनिन और एक है गुआनिन। सिमिलरली यहाँ पे पायरिमिडीन अगर हम देखें, इसमें जितने भी हैं वो सारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। उनमें एक थायमीन है, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरिसल, वेरी गुड, एंड यूरिसल, राइट। तो ये तीन जो है बेसिकली ये हमारे पास पायरिमिडीन है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि उनमें से कोई भी नाइट्रोजनियस बेस कोई भी आ सकता है। उनमें से आपके पास एडिनिन भी आ सकता है, गुआनिन भी आ सकता है, आपके पास थायमीन भी आ सकता है, साइटोसिन कोई भी आ सकता है, और कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो सकता है। हम एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि उनमें से हमारे पास एडिनिन है, एडिनिन यहाँ पे आ जाता है। तो एडिनिन बेसिकली इसका जो नाइट्रोजन होता है एडिनिन का, ये वाला नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ ये अटैच हो जाता है। बेसिकली ये बॉन्ड इस तरह से डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है, अगर ये एडिनिन है, अगर ये हमारे पास एडिनिन इधर आ जाता है और ये शुगर मॉलिक्यूल है, और इसके साथ यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए। फास्फोरिक एसिड क्या है? अगर फास्फोरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये जो है P डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सल ग्रुप इस साइड पे है, इस साइड पे भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। बाद में दिस फास्फोरिक एसिड लूज ऑल दीज प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव। जब ये फास्फोरिक एसिड ये सारे हाइड्रोजन रिलीज करता है, इस प्रोटॉन जो है वो रिलीज करता है, तो वहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एंड आफ्टर दैट जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। दैट इज व्हाई द होल न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसकी एसिडिटी इसी वजह से, बात समझ में आ रही? इसकी एसिडिटी इसी वजह से है। अच्छा, इस फास्फोरिक एसिड का जो ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये इसके साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ जो कंडेंसेशन रिएक्शन आप देख रहे थे जहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एंड रिजल्टेंटली आपके पास यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। कि बॉन्ड किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल से हमारे पास हाइड्रोजन निकल जाता है, दूसरी साइड से हाइड्रोक्सल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फेट। A new type of bond is formed here. This bond is called ester bond. This bond is called ester bond or ester linkage इसको कहते हैं। इसको ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज कहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये 3 चीज़ें जो है वो तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी समझो, हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं इसकी कुल डीएनए में 4 टाइप्स है और आरएनए में भी 4 टाइप्स है, लेकिन हम एज अ होल अगर बात करें तो 5 टाइप्स है, ठीक है ना। तो इनमें से मैंने जिस तरह पहले बताया कि कोई भी हो सकता है, उनमें से आपके पास साइटोसिन भी हो सकता है, उनमें से आपके थायमीन, गुआनिन और एडेनिन कोई भी हो सकता है। तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे शुगर और फास्फेट, इनकी टाइप्स नहीं है। इन केस ऑफ डीएनए बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो राइबोस शुगर है वो डीऑक्सी राइबोस होगा। कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप एब्सेंट होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी डीऑक्सी राइबोस। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल और फास्फेट ग्रुप ये दोनों कांस्टेंट होंगे। ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और ये ग्रुप चेंज होगा, ये वेरिएबल होगा, राइट।
और इसी ग्रुप की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जनरली एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन अगर इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एडेनिन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अगर इसके साथ गुआनिन प्रेजेंट है, सपोज करें इसी जगह एडेनिन प्रेजेंट है, अगर इसी जगह हमारे पास एडेनिन प्रेजेंट है और पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। एंड यहाँ पे अगर गुआनिन प्रेजेंट है तो इसको फिर क्या कहेंगे? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है फिर साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। किस जगह पे? कार्बन नंबर 1 के साथ। डस्टर किधर है? अच्छा, उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंजेस्टेड हो गया, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। और डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स डेवलप हो जाते हैं। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, और इसके अलावा क्या है? इन केस ऑफ डीएनए थायमीन न्यूक्लियोटाइड। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? सेंट्रल शुगर मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों साइड को आपस में कनेक्ट करता है। शुगर मॉलिक्यूल के बगैर डीएनए या आरएनए नहीं डेवलप ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। एक शुगर मॉलिक्यूल है। इन केस ऑफ डीएनए ये शुगर मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज होगा। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है कि हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल है, सपोज करें इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5 है। ये 5 कार्बन है। अगर इस शुगर मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसको हम राइबोज कहेंगे। क्या कहेंगे? राइबोज शुगर या राइबोज सिंपली पेंटोज शुगर है। अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन इसके साथ प्रेजेंट नहीं है, दोनों साइड पे, इस साइड पे और उस साइड पे, दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहेंगे। डीऑक्सी मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। कार्बन नंबर 2 पर कार्बन नंबर 1 ये है, इसके साथ नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगा। अगर ये नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन है यहाँ, तो इसको हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, लाइक दिस। ये जो है, अगर ये हमारे पास सपोज करें ये एडेनिन है तो इसको हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फास्फेट ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। अब फास्फेट का ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड जब आएगा इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। एक ईस्टर लिंकेज ये है, ईस्टर लिंकेज क्लियर है, ईस्टर बॉन्ड ये है, दूसरा ईस्टर बॉन्ड दूसरे शुगर के साथ बनाएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे 2 ईस्टर बॉन्ड है, तो 2 ईस्टर बॉन्ड को क्या कहेंगे? डाई ईस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई ईस्टर। और ये डाई ईस्टर किस वजह से बना हुआ है? फास्फेट की वजह से। तो हम इसको फास्फोडाईस्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फास्फोडाईस्टर बॉन्ड फिर इसको कहते हैं। फास्फोडाईस्टर बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो फास्फेट या फास्फोरिक एसिड की वजह से 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कनेक्ट करने के दौरान बनता है, इसको फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड के ऊपर पे बाद में फिर बात करेंगे। ये जो मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें एक नाइट्रोजनियस बेस होता है, एक शुगर है, एक हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, इसको एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसके ऊपर जो है वो बात शुरू हो गई थी। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड डाईन्यूक्लियोटाइड है, और थर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। राइट। मोनोन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल कोई दे सकता है? मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल्स A, M,
पी, ए, डीपी और एटीपी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड एक ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ अगर ये देखें आप, मैं एक को पहले बताता हूँ, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडेनोसिन से डायरेक्टली ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एडेनिन नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट होगा। इस केस में भी एडीपी में भी यही ग्रुप प्रेजेंट होगा और एटीपी में भी यही ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एएमपी को मोनोफॉस्फेट या मोनो का वर्ड जो है इट इज फॉर फॉस्फेट। एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड तो है, ठीक है ना, हमें क्लियर है कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। फॉर एग्जांपल ये जो शुगर मॉलिक्यूल है यहाँ पे सपोज करें ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ अटैच है, क्या अटैच है, एडेनिन अटैच है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है, सपोज करें इट इज फॉस्फेट ग्रुप अटैच विथ, ये इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट हैं, कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अब डायरेक्टली इसी ये मेन फॉस्फेट ग्रुप है जिसकी वजह से ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बना है। ये एसेंशियल होता है, जो मेन फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप है ये एसेंशियल होता है इसकी नेचर के लिए। अगर ये इसके साथ प्रेजेंट ना हो तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते। ये इसके लिए एसेंशियल होता है जो कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ भी क्लियर करें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है कि अभी देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि राइबोज के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2, एक है राइबोज और एक है डिऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे राइबोज प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये डीएनए के, जब नया डीएनए बनता है तो ये डायरेक्टली एज अ प्रिकर्सर से इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये सिर्फ एज एनर्जी मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एएमपी, एडीपी और एटीपी। अगर हम एडीपी कहें तो इसका मतलब क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या होगा, 2 फॉस्फेट है। तो हमारे पास एक फॉस्फेट यहाँ पे इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, एक और फॉस्फेट है, राइट। एंड इसके साथ साथ एटीपी, एक और फॉस्फेट इसके साथ जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ट्राईफॉस्फेट है। अब ये हमारे पास ये हैं फॉस्फेट 1, 2 और 3, ये तो मेन फॉस्फेट हैं, इसके बगैर तो ये मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। तो एनर्जी के लिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट होते हैं, एडीपी और एटीपी। आमतौर पर हम जब एनर्जेटिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम किस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटीपी की। अगर एटीपी ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है, और अगर एटीपी कम है, एडीपी प्रेजेंट है, तो एडीपी आमतौर पर ये होता है कि सेल्स जो है वो एडीपी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। सेल्स चाहते हैं कि एडीपी को कन्वर्ट करें इनटू एटीपी एंड बाद में इसी एटीपी जो कि जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है सेलुलर एक्टिविटीज़ में इसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एटीपी बनता है बेसिकली ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये क्लियर है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने परसों बात की थी इसके ऊपर कि सेल्स एटीपी क्यों इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी तो डायरेक्टली भी सेल्स जो है, अगर फॉर एग्जांपल बॉन्ड टूटते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी निकलती है, तो ये एनर्जी सेल्स डायरेक्टली क्यों इस्तेमाल नहीं करते। क्या होता है, एबिलिटी। देखिए एबिलिटी होती है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि सेल्स को एनर्जी चाहिए इन अ प्रिसाइज वे। किस तरह एनर्जी चाहिए, प्रिसीजन के साथ एनर्जी चाहिए, एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ एनर्जी चाहिए। तो वो क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर्म, ओनली इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म, राइट, एटीपी की फॉर्म में। दूसरी बात यह है कि अगर सेल्स एनर्जी स्टोर ना करें, अगर सेल्स एनर्जी स्टोर ना करें तो ओवर हीटिंग होगी। क्या होगा, ओवर हीटिंग। किसी भी रिएक्शन के लिए जो प्रिसाइज एनर्जी दरकार है, ज़रूरी है, वो उस अमाउंट में या तो ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी।
तो ये जो हमारे पास ATP है, ATP में क्या होता है, तकरीबन 7 किलो कैलोरी एनर्जी ATP का जो थर्ड बॉन्ड होता है, मतलब फॉस्फेट का ये वाला बॉन्ड जो होता है, इसी में 7 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट है, जो कि एग्जैक्ट अमाउंट है। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट अमाउंट है। तो इसी वजह से सेल्स जो है वो ATP को इस्तेमाल करते हैं, और सेल्स के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ है वो ATP की वजह से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, और इसी वजह से इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। करेंसी क्या होता है? जिसमें आमतौर पर हम डीलिंग करते हैं, तो सेल्स के अंदर जो डीलिंग होती है इट इज़ ATP, ये इसी वजह से इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है दैट इज़